नमस्कार। जैसे कि हमारी बहुत सारी पहचान है, कहीं हम अपने नाम से जाने जाते हैं, कभी शहर के नाम से जाने जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम भारतीय होते हैं और देश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कई बार एक पूरा का पूरा देश एक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है और खासकर भारतीयों के लिए जब हम बाहर जाते हैं तो ये देश जो है वो गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक व्यक्तित्व की ही ताकत थी कि पूरा का पूरा देश गांधी का देश कहलाता है। और गांधी के बारे में हम बात करेंगे आज जाने माने विचारक लेखक डॉक्टर उदयन वाजपेयी सर से। तो सर स्वागत है। शुक्रिया सर। तो आखिर सर गांधी में ऐसा क्या है कि एक पूरा का पूरा देश आज का आप कहीं भी जाएं तो लोग कहते हैं कि भारत और भारत गांधी का जो कहें एक तरीके से पर्याय बना हुआ। इसका एक तो तात्विक संदर्भ है, एक ऐतिहासिक है सर। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि दो विश्व युद्ध यूरोप में, एक विश्व युद्ध पूरा हो गया था, होने वाला था, और दूसरा विश्व युद्ध बाद में शुरू हुआ। तो ये पूरा यूरोप का जो समय है वो हिंसा का समय है, और तमाम तरह की हिंसाएं हो रही हैं। एक सोवियत यूनियन का, रूस का क्रांति हो गई है, उसमें भी हिंसा बहुत हुई है। खुद फ्रांस के जो क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं 1790 के आसपास, उसमें भी हिंसा पर्याप्त हुई। उसमें तो वो गिलेटिन होता था इस्तेमाल, जिसमें सिर रख के और ऊपर से वो बहुत धारदार एक लोहे का बड़ी सी प्लेट को छोड़ देते थे तो सिर कट के अलग हो जाता था। तो ज्यादातर यूरोपीय समाजों की जो नींव है उसमें हिंसा है। अब भारतीय समाज में भी हिंसा कम नहीं है, यूरोप की तुलना में कम है, लेकिन है। एक तो इतिहास से ऐसे में एक व्यक्ति एक बहुत ही हिंसक औपनिवेशिक शक्ति का सामना बिना हिंसा के कर रहा है, ये एक ऐसी बात थी जो उस समय के पढ़े लिखे भारतीयों को उसने चमत्कृत किया। यूरोप को तो उसने चमत्कृत किया ही, और साथ में हमारी जो ग्रामीण लोग, हमारे जो ग्रामीण थे, उनको याद दिलाई अपनी परंपराओं कि हम अपनी समस्याओं का, सार्वजनिक समस्याओं का या समस्याओं का सार्वजनिक निराकरण कैसे किया, ये याद भी कराई। तो एक स्तर पर उन्होंने चौंकाया पढ़े लिखे भारतीयों को। 1910-15 की बात समझ लीजिए, 1905 से शुरू हो जाइए, और जो ग्रामीण है उनको एक तरह से अपने प्रति, अपनी पद्धतियों के प्रति एक आत्मविश्वास दिलाया। और आप अगर याद करें तो 1905 में बंग भंग हुआ। बंगाल को तो दो हिस्सों में तोड़ा गया था, जो बाद तक टूटा चला गया। एक हिस्सा बांग्लादेश आज कहलाता, एक पश्चिम बंगाल कहलाता। वहां भी हिंसा थी, वो भी हिंसा के फलस्वरूप विभाजन हुआ। इस पूरे संदर्भ में गांधी का ये कहना कि हम इस रास्ते नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हिंसा है उसका जो चक्र है वो कहीं रुकता नहीं। आप पे किसी ने हिंसा की, आपने प्रत्युत्तर में हिंसा की, फिर उसने आप पे हिंसा की, ये चलेगा। ये एक तरह से एक, मान लीजिए, एक संदर्भ है। एक दार्शनिक उसका संदर्भ ये है कि गांधी के आविर्भाव के पहले तक यूरोप दुनिया के तमाम देशों को अध्ययन का विषय बनाता रहा। यूरोप में ये बातचीत हुआ करती थी बौद्धिक स्तर पर कि भारत ऐसी सभ्यता है, चीन ऐसी सभ्यता है, जापान ऐसी सभ्यता है, ईरान ऐसी, फारस ऐसी, पर्शिया वो ऐसी है, फलां ऐसी है। यानी मानो पूरी दुनिया के पर शोध का, उन पर फैसले देने का, उनके इतिहासों पर फैसले देने का पूरा जिम्मा या पूरी शक्ति
यूरोपीय मस्तिष्क के मानस के पास नहीं। गांधी जी ने ये उल्टा कर दिया। गांधी जी ने पहली बार यूरोप को अध्ययन का विषय बना दिया। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय तक ना जापान में कोई ऐसा दार्शनिक हुआ, ना चीन में, ना कोरिया में, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह इसमें तो नहीं ही, ना ईरान में। किसी ने भी तब तक यूरोप की, आधुनिक यूरोप को अध्ययन का विषय नहीं बनाया। आधुनिक यूरोप तो मानो पूरी दुनिया के लिए एक तरह का आदर्श था जिसे बाकी दुनिया को हासिल करना, तो यूरोप हासिल कर चुका था। गांधी जी ने पहली बार ये बताया हिंदू स्वराज में, अपनी जो बीज ग्रंथ है उनका 1909 में छपी थी और जहाज पे लिखी गई थी, पानी के जहाज में, कि यूरोप एक आदर्श होने योग्य नहीं। कैसे यूरोप का आधुनिक समाज स्वयं इतने अंतर विरोधों में फंसा हुआ है कि स्वयं उसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, तो वो दूसरे देशों का भविष्य क्या बनेगा। और इसी से जुड़ा हुआ गांधी जी का ये बात कि जो व्यक्तिगत मोक्ष है, भारत में व्यक्तिगत मोक्ष पर बहुत जोर है, मोक्ष व्यक्तिगत होता है। ये केवल इसको अतीत में गौतम बुद्ध ने एक जगह इस पर प्रश्नांक किया। गौतम बुद्ध ने के बारे में कहा जाता है, उनकी एक परंपरा में, बौद्ध धर्म की एक परंपरा में, कि बुद्ध स्वर्ग के द्वार पर तब तक खड़े रहेंगे जब तक सारे लोगों को मोक्ष नहीं हो, निर्वाण नहीं हो जाता। गांधी जी ने 20वीं शताब्दी में पहली बार ये कहा कि मेरा मोक्ष ये सारे लोगों के दुख निवारण में, यानी उन्होंने मोक्ष को व्यक्तिगत एक मूल्य ना बनाकर, इस मूल अगर है भी व्यक्तिगत मूल्य तो इसकी जो जड़ें हैं या इसके स्रोत वो बाहर है मेरे। इसीलिए गांधी जी एक क्षण में पूरे देश से जुड़ सके। तो यूरोप के लिए एक किस्म का उनका समझ, उनकी गांधी जी से अधिक यूरोप को बौद्धिक स्तर पर किसी ने नहीं समझा। तभी वो ये उलट फेर कर सके, और ये बहुत बड़ी घटना गांधी जी के लिए। तो ये जो तमाम चीजें एक साथ हुई, और अंतिम ये कि जो भक्ति का जो विशद काल रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें अंडाल से शुरू होके और फिर तुलसीदास, कबीरदास, एकनाथ, नामदेव, अपने ये क्या नाम था इनका, तुकाराम, होते 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 बहुत देर तक आज इस पूरी भक्ति की परंपरा में एक बड़ी जो बात की थी, उसने भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की जो कड़वाहट थी उसको दूर करने का आधार था। एक ऐसा आध्यात्मिक आधार की, ऐसे आध्यात्मिक आधार की खोज की जिसमें सभी सहकार कर सकते, जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच के फर्क एक तरह से अप्रासंगिक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं बचता। एक ऐसी धरातल की खोज तमाम लेखक, कवियों और दार्शनिकों, ये कवि दार्शनिक थे सारे, इन्होंने उसकी खोज की, जो गालिब तक आती है, जो मिर्जा बेदिल तक आती है, फारसी के जो हमारे देश के बड़े कवि थे। ये वो आधार इन लोगों ने खोजा जहां ये जो धर्म के आधार पर विभाजन का जो कर्म है वो रुक सका, बल्कि वो रुकने की एक भूमिका बन गई। गांधी जी ने उसी आधार को उठाया, और जाति प्रथा और धर्म का जो वैभिन्न है उसको जीतने का, लोगों के मन में उसको स्पष्ट कर देने का कि यह विभाजन एक बहुत ही मोटा माटी विभाजन है, इसको रेखांकित किया। ये गांधी जी, और अंतिम गांधी, ये वो समय है 20वीं शताब्दी का जब आधुनिक राष्ट्र राज्य दुनिया में बने। 19वीं शताब्दी में शुरू हो गए थे नेशन स्टेट जिसको हम कहते हैं, और वो 20वीं शताब्दी तक चले आए।
राष्ट्र राज्य बने। भारत में आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो कल्पना थी, जो यहाँ के तमाम बौद्धिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच तब तक लोकप्रिय थी, गांधी जी के आने तक, वो था यूरोप का मॉडल। यूरोप का जो आदर्श था आधुनिक राष्ट्र राज्य का, गांधी जी ने आके उसको भी सबवर्ट कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि भारत में जो उनकी 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लंदन में, जिसमें अम्बेडकर भी हैं, ये दो आप समझ लीजिए मेजर उपस्थितियां वो हैं दोनों बात। और गांधी जी उसमें बात अंग्रेजों से कह रही है कि हमें आपके भारत में रहने में कोई दिक्कत नहीं, आप बनी रहिए, लेकिन आपके राज्य करने की जो पद्धति है वो हमारे राज्य करने की पद्धति से अलग है। हमारा राज्य विकेंद्रित हो जाए, हम केंद्रीकृत आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं बनाते। हमारे यहां एक विकेंद्रीकरण समाज का, पॉलिटी का, राजनीति और अर्थव्यवस्था का हमारे यहाँ रहा है, और हमने इसका प्रयोग भी करके देख लिया। आप आश्चर्य करेंगे कि गांधी का सबसे बड़ा प्रयोग अहिंसा नहीं है, सत्याग्रह नहीं है, अवज्ञा आंदोलन नहीं है, ये सब भाग हैं एक बड़े प्रयोग के, जिसका नाम कांग्रेस था, जो राजनीतिक दल नहीं था 1920 से 30 के बीच में। कांग्रेस का मतलब है सारे लोगों का सम्मिलित होना, तमाम तरह के लोग, सोचने वाले लोग साथ हुए, और इन्होंने जगह जगह एक स्थानीय इकाइयां बनाई, और उन स्थानीय इकाइयों के सहारे कांग्रेस में निर्णय लिए। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के पहले भारत में जैसे राज्य चल सकता है उसका एक प्रयोग भी सफल कर लिया था। जो विकेंद्रीकृत थी कांग्रेस की जो पूरी कार्यशैली थी, जो विकेंद्रीकृत आंशिक रूप से 1968 तक, आशीष नंदी ने कहा 1968 तक बनी रही, जहां अगर एक गांव का प्रतिनिधि आपको अगर गांव का प्रतिनिधि भी आपको किसी विधायक की शिकायत कर देता था तो उस पर काम किया जाता, लेकिन वो भी वहां धीरे धीरे, क्योंकि हमने एक आधुनिक राष्ट्र राज्य उसके बनाने में जो मजबूरियां थी, क्योंकि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे, चाहे वो राइट साइड के हों, राइट साइड पॉलिटिक्स या लेफ्ट साइड, इनको एक वैकल्पिक राष्ट्र की कल्पना ही नहीं थी लोगों के मन। और एकमात्र गांधी जी का वो जो स्वप्न है उसकी प्रासंगिकता आज तक है, क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत समेत सभी देशों में विफलता के किनार पर खड़े। सर, एक बात भारतीय सभ्यता की बहुत होती है, संस्कृति की बहुत होती है, तो जबकि हिंद स्वराज अगर उनकी किताब देखें तो वो एक जो आज की आधुनिकता है उसके विपरीत खड़े हुए दिखाई देते हैं, इस दौड़ के भी, इस आधुनिक अंधानुकरण के, मतलब जो सीधा सीधा अनुसरण करने के खिलाफ भी वो कहीं ना कहीं देखते हैं। जबकि जो स्वदेशी आंदोलन है या और दूसरी चीजें हैं उसकी शुरुआत भी कहीं गांधी जी से होती है, और वो गांधी उन आदर्शों को जीते भी हैं। तो जो एक सभ्यता या संस्कृति को लेके जो गांधी का मानस था वो क्या था सर? ऐसा है, एक तो उन्होंने पहली बात ये समझी कि भारतीय सभ्यता यूरोप की सभ्यता जैसी नहीं। बुनियादी बात तो यही है, हमारे स्रोत अलग हैं, हमारा भूगोल अलग है, हमारी समय को देखने की दृष्टि अलग है, और हम, गांधी जी ने एक पराजित देश को उसकी समृद्धि का एहसास कराया। और ये गांधी न होते तो हमें ये याद करना आज मुश्किल था कि 1730-35 तक
आजकल तो उसकी कुछ लोग और भी बात करने लगे हैं कि 1735 तक भारत दुनिया की कुल जीडीपी में 23 से 27% योगदान देता था। आज ऐसा एक भी देश नहीं। भारत और चीन मिलके पूरी दुनिया की जीडीपी का 53% योगदान दिया करते। केवल 2 देश। पहली बात, ये गांधी जी को इसका एहसास था। दूसरा जो एक बहुत बड़ा गांधी जी को एहसास था, जो यूरोप से बिल्कुल भिन्न भारत में था, वो ये कि इस देश को जोड़ने का जो काम है वो यहाँ की संस्कृति ने किया है, लोक संस्कृति ने किया है मूलतः। क्योंकि लोक संस्कृति, क्योंकि भारत में भाषा की लाइनें, भाषिक रेखाएं कहनी चाहिए। हमारी एक ही भाषा धीरे धीरे दूसरी भाषा में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल। अब राजस्थानी को अब चलें उत्तर भारत से तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक भाषा दूसरी में, राजस्थानी में, फिर राजस्थानी धीरे धीरे गुजराती, वो धीरे धीरे मराठी में बदल रही है, बोलियों के अंतर से। इवन एक बोली में भी अंतर है। बुंदेलखंडी टीकमगढ़ की अलग है, सागर की और अलग जुड़ी है, हुई है आपस जुड़ी में। हुई है। हमारे यहाँ जो ये कहते हैं कि 2 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, उसका अर्थ है कि हमारी वाणी बदल जाती है, लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि हमारी तमाम वाणियां, भाषाएं, उनमें निरंतरता है। और इस निरंतरता के कारण हमारी लोक संस्कृति में भी निरंतरता, क्योंकि भाषा के आधार पर बनती हैं संस्कृतियां। तो हमारी जो लोक संस्कृति है, 2 तरह की संस्कृतियां भारत में सीधी सभ्यता में होती हैं। यूरोप में लोक संस्कृति को कभी मान्यता नहीं मिली, क्योंकि यूरोप का अधिकतर क्षेत्र विजित क्षेत्र है। किसी कोई राजा आया, उसने वो क्षेत्र जीता, वहां रहने वाले लोगों को या तो मार दिया या गुलाम बना दिया। ये 1950 1500 ईस्वी तक एक नियम था कि जिसको जीता उसको या तो गुलाम बना लिया, उससे जमीन हड़प ली, उसे सब ले लिया, और या फिर मार दिया, जैसे उन्होंने अमेरिका में किया। अमेरिका में 1492 में गया है कोलंबस वहां। 1692 तक 9 करोड़ लोग मार दिए गए, जो यूरोप की उस वक्त की जनसंख्या। तो यूरोप के 2 ही पद्धति, और इंग्लैंड में सारे लोगों को दास बना लिया। आज जो अपर हाउस और लोअर हाउस जो कहते हैं, वो तो इंग्लैंड के जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो उन लोगों का है जिन्होंने जमीनें कब्जे में की थी, एरिस्टोक्रेट्स जिनको कहते थे। भारत कभी विजित भूमि नहीं रहा, भारत कॉलोनाइज रहा, लेकिन भारत में ये बात नहीं रही कि यहां की बोलियां विस्थापित हो जाए। अफ्रीका में हुआ, भारत में यहां की कलाएं पूरी तरह से खत्म हुई, अंग्रेजों ने हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लोक कलाएं इसलिए बच गई। अंग्रेजों का ये दावा कि भारत को उन्होंने आके एक किया, गांधी जी ने सिरे से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा हमारे देश की एकता का आधार यहां की कलाएं और भाषाएं। तो एक तो उनको यह समझ में आ गया गांधी जी को कि इस सभ्यता की शक्ति इसका लोक है। यूरोप ने माना कि किसी भी सभ्यता की शक्ति उसकी मिलिट्री ताकत, फौजी शक्ति, उसकी राजनीति होती है। यही ग्रीक परंपरा से निकला भी था। ग्रीक संस्कृति में, सभ्यता में जो श्रेष्ठतम अनुशासन था वो राजनीति थी। भारत में जो श्रेष्ठतम अनुशासन है वो साधना पद्धति, मोक्ष की ये साधना है। तो मोक्ष के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये मैं आपको बता